सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। नाज़रीन, हमेशा की तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के क्लिप्स दिखाएंगे और तज्ज़ियाकारों के तज्ज़ियों से जो नए सवालात उठते हैं उन पर तबसरा देंगे नज़ीर लगारी साहब। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज बात होगी अपोजिशन को मुत्तहिद करने का मिशन शुरू। मुशावरत के लिए आज पहला बाज़ाब्ता इजलास होगा। अपोजिशन की तमाम जमातें आज इफ्तार डिनर पर इकट्ठी हो रही हैं। रवां साल 12 जनवरी को कराची के करीब केकड़ा 1 के मकाम पर गहरे समंदर से तेल और गैस की तलाश का काम शुरू किया गया था, लेकिन उसमें नाकामी हुई है और कौमी खजाने को 7 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी वज़ीर आज़म ने शौकत खानम की फंड रेजिंग तकरीब से खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि मुल्क को मैं ऐसे ही चलाऊंगा कि मुल्क से ही पैसा लूंगा। और साथ साथ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की बात करेंगे जो कहते हैं कि जमहूरियत एहतसाब नहीं बल्कि अमाल की वजह से खतरे में आती है। इसके अलावा बात होगी डेरा गाजी खान की जिसमें थाना कोट चट्टा का इलाका है बस्ती शाहानी जो कि नो गो एरिया बन गया है। ये क्या मामला है, ये लगारी साहब से पूछेंगे। इसके अलावा रमजान में पान फरोशी की वजह से 5 दिन कैद पाने वाले को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 6 साल लगे, इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, किसी भी सियासी जमात और सियासी लीडर जो है उसकी पहचान उसके सियासी नजरियात होते हैं। उसने क्या वादे किए, कौन सा नारा लगाया इंतखाबात जीतने के लिए, वही जमहूरियत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जब इंतखाबात से पहले उन्होंने जो वादे किए थे वो उस पर पूरा उतरते नजर नहीं आ रहे। बात हो रही है जी वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कहते थे कि IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF के पास भी गई और ऐसा लग रहा है कि IMF की तमाम शराइत भी मानी जा रही हैं। इस पर उन्हें खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर एक क्लिप देखते हैं फिर बात करेंगे। लगारी साहब, ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि IMF का जो तर्ज अमल है वो इसहाक डार के लिए मुख्तलिफ था और मौजूदा हुकूमत के लिए इंतहाई बेरहमाना है। अशफाक हसन साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या बुनियाद है? ये आवाज़ जो आ रही थी ये पावर कॉरिडोर से थी। अच्छा, वो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों से हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब अशफाक हसन खान साहब बोल रहे थे और वो इकनॉमी के बारे में अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। बात ये है कि आखिर मैनेजमेंट ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम जो है उसको एक हुकूमत या एक वज़ीर ख़जाना इस तरह रख पा रहा था कि उनको रुथलेस जो है IMF नहीं बना हुआ था। आज जो ये कह रहे हैं बेरहम और सफाक अपना IMF कह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड ये है कि इस मरतबा IMF ने जो आप पर शराइत लगाई हैं, ये इसमें हम शानदार कर रहे हैं, हम इकनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से पैसे लेंगे और इकनॉमी को बेहतर करेंगे, इन्हीं लोगों की खाल उतारेंगे और जो है हम इकनॉमी को बेहतर करेंगे, इन्हीं लोगों का जीना दो भर कर देंगे और इकनॉमी को बेहतर करेंगे, इन्हीं लोगों से नाना शबीना छीन लेंगे और इकनॉमी को बेहतर करेंगे, इन्हीं लोगों से जीने का हक छीन लेंगे और इकनॉमी को बेहतर करेंगे, लोगों को कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होगी और इकनॉमी को बेहतर करेंगे, शाम का बच्चों को दूध नहीं दे पाएंगे, इकनॉमी को बेहतर करेंगे। ये इन्होंने तरीका अख्तियार किया है। अब देखें इस तरीके से ये कैसे चलाते हैं। और IMF की शराइत जो हैं, ये कंडीशंस पर जाना जो है वो इतना ख़तरनाक साबित हो रहा है कि आपकी हर चीज़ जो है वो महंगाई के उसमें चली गई है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो महंगाई से बच पाई हो। और दूसरी बात, आपने वो शराइत तो हमारे सामने लाए हैं, क्या ऐसी खुफिया शराइत हैं? हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा यह है कि हमारे पास एक डिटरेंट था, हम इंडिया के साथ कन्फ्रंट कर रहे थे जब सूरत हाल में, तो हम समझते थे कि हमें कोई ख़तरा नहीं है। भाई, इंडिया के पास आइटम बम है, हमारे पास भी आइटम बम है, उसके पास एटमी शस्त्र हमारे पास भी हैं, हमें नहीं मालूम है, हम कोई किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाते, हम कोई शक भी नहीं करते, हम किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये कोई ब्लेम गेम भी नहीं है, लेकिन इस बात का शक मौजूद है कि क्या किया है आपने, क्या हमारे एटमी असासे महफूज हैं और क्या इन शराइत में शामिल नहीं थे? ये सवाल है, हम चाह रहे हैं कि इसका जवाब भी आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, क्या पाकिस्तान में पुरतय्युस सामान की जो बरामदात है उस पर 1-1.5 साल की पाबंदी लगाना मुमकिन है ताकि ट्रेड डेफिसिट जो है उस पर काबू पाने में मौसर कोशिशें की जा होना चाहिए था। अच्छा, जो चीज़ें पाकिस्तान की आप जाकर देखें किस तरह से बड़े घरों में जो उनकी तामीरात में जो सामान इस्तेमाल हो रहा है। मैंने इस्लामाबाद में एक शख्स के बारे में सुना जिसकी कोई ज़रिया आमदनी नहीं रहा है कभी, और हमें पता भी नहीं है वो क्या करते हैं, कभी सहाबत के नाम पर कभी किसी और नाम पर होते हैं।
उनके घर का सामान इटली से मंगवाया गया। अच्छा। और फिर कहा गया कि नहीं, उनकी बेगम साहबा को पसंद नहीं आया, ये वापस भेज दें। यार आप ऐसी चीज़ें मुल्क के बाहर से मंगवाते हैं, जो चीज़ें आपके पास तैयार हो रही हैं, आप अपने मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करें। आप न करें वो इस्तेमाल चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिनके बगैर आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है। बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं? आपके पास लिबास होना चाहिए। बुनियादी ज़रूरत क्या है कि आपके पास एक बेहतर अंदाज में आप अपने आप को और अपने बच्चों को खाना दे सकें। आप बेहतर तौर पर आपका एक तर्ज ज़िंदगी होना चाहिए और एक आपके पास रिहाइश होनी चाहिए और उस रिहाइश को आप अफोर्ड कर सकें। इससे ज़्यादा की जितनी तायुशात हैं कि नहीं जनाब वो नए मॉडल की, नए अंदाज की नई कार आई है, वो हमने लेनी है, हमारा बच्चा कह रहा है, यार बेटे ने कहा है कि वो हमने लेनी है, वो कार जो है ना उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये चीज़ें आप अगर ना लें, और बाहर से बहुत से ऐसे लग्जरी आइटम्स हैं, अगर वो ना लें, ड्रेसेस की सूरत में हैं, आप कुजा कि ये कि अपने लिबास बनाते थे, कुजा ये कि अपना कपड़ा पैदा करते थे, कुजा ये कि आपकी एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में जाती थी और आपकी वो सारी चीज़ें नहीं जा रही हैं, आप फिर दुनिया से चीज़ें मंगवाते हैं और अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर वो चीज़ें आप ना मंगवाएं और उन पर और तायुशात को आप अपनी ज़िंदगी से नफ़ी कर दें, तो आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। और इधर से मुझे हैरत ये होती है कि आपकी एक्सपोर्ट्स घटती जा रही हैं, और 2013 को जो आपकी 25 अरब डॉलर पर थी, वो कम होकर 19 अरब डॉलर का आपके पास ड्रॉप आया है एक्सपोर्ट्स का, और अब वो बढ़ने का और जो इंपोर्ट्स हैं वो दुगनी से ज़्यादा हो गई। बिल्कुल। सर लगारी साहब, एक विफाकी वजीर IMF के बारे में क्या यूज़ कर रहे हैं, उस पर एक क्लिप देखते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। लगारी साहब, अगर पाकिस्तान में सूद को हराम या नाजायज़ करार देने का बिल पास हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान आलमी इदारों को सूद की अदायगी से रोक सकता है? बात तो ये है कि ये दुनिया चल रही है इस तरह से, बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास विल है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैशत जो है वो पाक हो सूद से, और आप अपने यहाँ कानून साजी करते हैं, तो आप आलमी इदारों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे जनाब हमारे मुल्क में इस तरह का कारोबार नहीं होता है, आपने जो इंटरेस्ट लगाया है उसका ऑडिट करें, और आपने जो हमें सरमाया दिया है, जो पैसा दिया है, जो कैश दिया है, उसका ऑडिट करें कि वो हमारे कौन कौन सी चीज़ों में खर्च हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि यही पैसे हम आपको रीपे करते रहे हूँ, और रीपे करते 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 मालूम हुआ कि यही आपके जो 6 अरब डॉलर थे, फिर 12 अरब डॉलर हो गए, फिर 18 अरब डॉलर हो गए, फिर उससे बढ़कर 36 अरब डॉलर हो गए, फिर उससे बढ़कर जो 50 अरब डॉलर हो गए, चल वही 6 अरब डॉलर थे या 5 अरब डॉलर थे, जो आपने सूद दर सूद दर सूद दर सूद करते 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 हमारी गर्दनें फंसा कर रख दी हैं। वो लगारी साहब, ये जो एक वजीर हैं, ये IMF को शैतान का शिकंजा करार दे रहे हैं, तो अगर ये शैतान का शिकंजा है तो आपने खुद क्यों अपनी गर्दन इसमें फंसाई? नहीं, इन्होंने तो खुद दी है। इनके रुफ़का तो अभी आपने सुना नहीं था, अशफाक हसन खान साहब कह रहे थे कि हमने तो कहा था कि न जाएं, और ये जो है ना करते करते वो जा बैठे वहाँ पर, और पहले यही करते रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन IMF के पास गए और उस शिकंजे में जाकर अपनी गर्दन दे दी, और फिर न सिर्फ अपनी गर्दन दी बल्कि 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम की गर्दन 6 अरब डॉलर के पीछे अजीरन कर दी गई। अमलन इंसानों की ज़िंदगी जो है वो हराम कर दी गई है, उनका जीना दो भर कर दिया गया है। 6 अरब डॉलर आपके ख़जाने में आए हैं, और आप जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ज़्यादा मुतवाज़न बनाने की कोशिश में पाकिस्तान के अवाम की सांस लेने की, ऑक्सीजन की नाली के ऊपर चढ़ कर बैठ गए हैं। ये है सूरत हाल। बिल्कुल। और सवाल तो ये भी उठता है कि अगर शैतान के शिकंजे से निकलने का IMF को हराम करार देना ही है, तो क्या आलमी इदारे इस शर्त को मान लेंगे? अपना अगला क्लिप देखते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। नून लीग के दौर में महंगाई की शरह 10.9% थी, और पीपल्स पार्टी के दौर में 23.9% और आज 9.4%। लगारी साहब, ये अदादोशुमार दुरुस्त हैं, और क्या PTI के दौर में महंगाई से कम मुतासर हुए हैं अवाम? वो ये जो आज़ादोशुमार हैं, इसके गोरख धंधे में यही बताया जाता है। अच्छा। हम ये कहते हैं कि जब पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई थी, उस वक्त 2008 में, तो सड़कों पर मुजाहरे हो रहे थे। वहाँ ये हो रहा था कि अनाज सिरे से मिल नहीं रहा था, आटा नहीं मिल रहा था। आटे के लिए ट्रक आते थे, आटे की बोरियां लाद कर, और वहाँ पर ट्रक और लोगों को कोटे के तौर पर तकसीम होता था कि ये आटा इस इलाके के लिए इतना मिलेगा, और लोगों को आटा नहीं मिल रहा था।
اس کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ ہماری گندم سرپلس پیدا ہوئی ہے اور آج تک ہم اس سرپلس گندم میں جا رہے ہیں، جو اس دفعہ فصلوں کی جو نقصان پہنچا ہے بارشوں سے، اس دفعہ پھر خطرہ ہے کہ پاکستان جو ہے غذائی بحران میں جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا اس دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں یا نون لیگ کے دور میں کیا بنیادی ضروریات کی اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہوئی تھیں؟ آپ کی مہنگائی کی شرح بڑی ہوگی۔ ایسے آئٹمز پر جو آئٹم لیگزریس ہوں، جو بڑے لوگ خرید سکتے ہوں، تو ان کا اگر دکھ ہے تو الگ بات ہے، لیکن کیا عام آدمی کی زندگی متاثر ہوئی تھی جس طرح سے آج متاثر ہوئی ہے؟ آج آدمی سبزی نہیں کھا سکتا، گوشت نہیں کھا سکتا، پھل نہیں کھا سکتا، دودھ نہیں پی سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، آٹا نہیں خرید سکتا، آج جو ہے دالیں نہیں خرید سکتا ہے، آج آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کون ہے ایسا جو 1000 روپے دن میں اگر کما پائے؟ ویسے پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو 1000 روپے بھی کماتے ہوں گے۔ لوگوں کی مجموعی آمدنی جو ہے وہ 15,000 16,000 17,000 تک ہے، اور اس آمدنی کو بھی زیادہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس آمدنی کے لوگ کیسے کرائے کے گھر میں رہیں گے؟ کیسے اپنے بچوں کو کھلائیں گے؟ کیسے اناج دیں گے؟ کیسے دودھ دیں گے؟ وہ تو آپ چائے بھی نہیں پی سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہو گئی مہنگائی۔ لیکن لغاری صاحب ایسا کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں برآمدات 125 ارب ڈالر تھی، نون لیگ کے دور میں 6 ارب ڈالر برآمدات کم ہوئی اور اب تیزی سے کم ہو رہی ہیں برآمدات؟ اس کے معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ ظاہر ہے آپ نے پروڈکشن بند کر دی ہے، آپ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کا رونا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس چونکہ انرجی نہیں ہے، ہمارے پاس چونکہ بجلی نہیں ہے، چونکہ گیس نہیں ہے، اس لیے ہم انڈسٹریز کو یہ نہیں دے سکتے ہیں اور انڈسٹریز پروڈکشن نہیں دے رہی ہیں۔ آپ نے سارے قرضے لیے کہ آپ نے جو ہے وہ انرجی کے اپنے پلانٹس لگانے ہیں، وہ لگا لیے آپ نے۔ اب آپ کے پاس انرجی موجود ہے تو آپ کے کارخانے کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ آپ کے کارخانے پروڈیوس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں؟ آپ نے ایکسپورٹس بڑھانے کی پالیسی اختیار ہی نہیں کی ہے، اس لیے نہیں بڑھ رہی آپ کی۔ لغاری صاحب اسی سے ریلیٹڈ، آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک اور بھی کلپ کو دیکھتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ لغاری صاحب کیا آئی ایم ایف نے این ایف سی کے بارے میں واقعی کوئی بات نہیں کی؟ مشیر خزانہ کا یہ تاثر درست ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے داخلی، خارجی اور مالی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا؟ آئی ایم ایف کے یہ ملازم رہے ہیں، آئی ایم ایف سے پابند نہیں ہے۔ آئی ایم نہیں ہے ہمارے مشیر خزانہ صاحب کی فرمائشوں کی یا ان کی خواہشوں کی یا ان کے دل کے اندر جو چیزیں ان کی پابند ہو۔ آئی ایم ایف نے تو پریس ریلیز جاری کیا اور بتایا ہے، اس سے دو چیزوں کا انٹینشن ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو آئی ایم ایف کا اپنا انٹینشن کیا ہے کہ وہ این ایف سی کے بارے میں متوازن بنانے کی آڑ میں کیا وہ یہ چاہے گی کہ وفاق اپنی طرف سے صوبوں کو فنڈز منتقل نہ کرے؟ کیا یہ صورتحال ہے؟ اور اس حکومت کا اپنا انٹینشن کیا ہے؟ کیا یہ حکومت نیا این ایف سی ایوارڈ دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صوبائی خود مختاری، پاکستان کی مالیات، پاکستان کے صوبوں کے اپنے وسائل کی بنیاد پر جو چیزیں ان کو تقسیم ہونی چاہیے، جو وسائل ملنے چاہیے، جو فنڈز ملنے چاہیے، وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ملنے چاہیے۔ اور این ایف سی کا 2008-9 کے بعد جو این ایف سی کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو فارمولہ طے کیا گیا تھا، اس کے بعد پورا نواز شریف دور گزر گیا اور ان کا یہ دور گزر رہا ہے، اس میں کوئی اور این ایف سی ایوارڈ نہیں آیا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کو ریگولر آنا ہے، باقاعدگی سے آنا ہے۔ پہلے بھی بہت دیر سے آیا تھا، 92 میں، 96 میں، 97 میں آیا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ اس کے بعد اس دور میں لایا گیا ہے۔ تو یہ اب میرے خیال میں اس کو دوبارہ آپ نے ریویو کرنا ہوگا چیزوں کو۔ اس طرح سے چیزیں چل نہیں سکیں گے۔ آپ کو این ایف سی ایوارڈ دینا ہوگا اور صوبوں کو ان کے وسائل جو ہیں ان کو آپ نے غصب نہیں کرنا ہوگا۔ وفاق کو اس طرح کا حق نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ صوبوں کے فنڈز روک کر بیٹھ جائے۔ ابھی بھی سندھ کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ ان کو فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں، تو یہ دیے جانے چاہیے۔ لیکن لغاری صاحب ابھی جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کی اپنی پریس ریلیز یہ کہہ رہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو متوازن بنانا ہوگا، تو کیا یہ جو مشیر خزانہ نے بات کی ہے یہ تاثر کیا غلط ہے؟ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ کے خیال؟ تو صاف ظاہر ہے، جب آئی ایم ایف کی پریس ریلیز ہے اور ایک طرف ان کا بیان ہے، تو اگر ہم اس کو ترازو میں رکھیں گے تو اس کا کیا حساب سامنے آئے گا؟ اس لیے کہ ان دو میں سے کوئی ایک غلط بیانی سے کام لے رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو غلط بیانی سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آئی ایم ایف نے جو بات کی ہے اس کا جو پریس ریلیز ہے اس کے یا یہ کہیں گے جا کر کے آئی ایم ایف کو جناب ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور ہم این ایف سی ایوارڈ ایز یوزول ہم دے رہے ہیں اور ہم باقاعدہ اس سال اجلاس کر رہے ہیں اور اس اجلاس میں ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ صوبوں کو ہم کس طرح سے کس شرح سے ہم جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت فنڈز فراہم کریں گے۔ تو اس طرح کی کوئی بات اگر ان کے پاس ہے تو وہ بتائیں،
لیکن IMF تو اپنا انٹینشن ظاہر کر چکا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے، ان کی پریس ریلیز آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا جو ہے سراسر غلط بیانی ہے، اور اس میں دوہرا معیار یہ ہے کہ ان کا بھی ان کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ شاید صوبوں کے فنڈز کو وفاقی حکومت کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی شرح سے غصب کرنا چاہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین واپس آئیں گے تو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پر بات کریں گے، جو افطار ڈنر ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، جس میں مریم نواز اب سے کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد پہنچی ہیں، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت مشاورتی اجلاس تو شروع ہو چکا ہے۔ لغاری صاحب، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کا افطار ڈنر ہے یہ منی APC میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کسی بڑے بریک تھرو کا سبب بن سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حکومت کے اقدامات نااہلی، نا تجربہ کاری کے اوپر مبنی ہیں، اور وہ سمت کا تعین نہیں کر پا رہے ہیں کہ پاکستان کو کس سمت میں لا جا رہے ہیں۔ جس رفتار سے اور جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے جو ہے بہت بڑا کھائی ہے جس میں گرنے کا خطرہ ہے، اور پاکستان اس ساری صورتحال سے پاکستان کو بچنا ہے۔ اپوزیشن یہی ہے، سیاسی لیڈرشپ یہی ہے، اور آپ کو چلنا انہی کے ساتھ ہے۔ اور پھر شور مچے گا چوروں کے ساتھ، آپ نے کون سا تیر چلا لیا ہے، آپ نے کون سا ایسا وہ کر لیا، آپ نے پاکستان کو جتنا انہوں نے اتنے عرصے میں پاکستان کو مقروض کیا، آپ نے 4 دنوں میں کر دیا۔ آپ نے تو جو ہے وہ خان صاحب تو خان صاحب ہیں، بادشاہ ہیں، وہ جس کو جو چاہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ سیاسی مفتی ہیں اور سیاسی فتویٰ بازی کرتے ہیں، اور ان کو یہ فتویٰ راس آتا ہے۔ ان لوگوں پر کیسز چل چکے ہیں اور ان کے خلاف کسی چیز کا کوئی ثبوت کہیں سے تقاضا پیش نہیں کر سکے ہیں، وہ بری ہو چکے ہیں، کئی لوگ بری ہوئے ہیں ان سارے معاملات سے۔ یہ چلتا رہتا ہے، ایک گورا دھندا ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کو الجھا دیا گیا ہے کہ آپ کرپشن کا راگ لاپتے جائیں اور پھر اس طرح سے پاکستان کے لوگوں کی خواہشوں کو رونتے چلے جائیں، پاکستان کے لوگوں کو کچھ ملے نہ ملے، گانا چلتا رہ جانا چاہیے، کیونکہ اس گانے میں بڑا سر ہے۔ لیکن لغاری صاحب، حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی اس افطار ڈنر کے بعد؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کھڑی ہوں گی، صاف ظاہر ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس سے پہلے سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں جو بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، جو بڑی بڑی ریلیاں کی ہیں، وہ میلوں تک پھیلی ہوئی ریلیاں تھیں۔ وہ خود اسلام آباد کے لیے ایک ریلی کے تھرو آنا چاہ رہے تھے۔ اب اگر اپوزیشن آتی ہے، آپ اندازہ لگائیں، ایک ریلی آ رہی ہے پشاور سے، مولانا فضل الرحمان رہے، ایک ریلی مریم لا رہی ہیں لاہور سے، اور ایک ریلی جو ہے وہ بلاول لا رہے ہیں اندرون سندھ سے اور سندھ سے اور کراچی سے سارے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی دیر تک یہ صورتحال ٹھہر پائے گی اور کس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی کہ اس کا اندازہ لگانا ہے کسی نے؟ بالکل۔ چلو لغاری صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی کے قریب گہرے سمندر میں ڈرلنگ بیکار ہو گئی ہے، قومی خزانے کو 7 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ اب اس خرچے کا ذمہ دار کون؟ بات یہ ہے کہ 7 ارب کا نہیں ہے، 15 ارب کا نقصان پہنچا ہے، اس لیے کہ انہوں نے 10 کروڑ ڈالر کا ٹھیکہ دیا تھا۔ وہ ٹھیکہ جو ہے وہ 15 ارب روپے میں پڑا ہے، چونکہ اب ڈالر جو ہے 150 روپے کا ہو چکا ہے، اس حساب سے یہ 15 ارب بنتے ہیں۔ 7 ارب کی بات نہیں ہے، پاکستان کو چونا لگنا تھا، لگ چکا ہے۔ لیکن پاکستان میں آئل اینڈ گیس کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ان ذخائر کو کبھی آنے نہیں دیا جائے گا۔ عالمی طاقتیں اور دنیا بھر کی جو حکومتوں کو چلا رہی ہیں وہ سرمایہ دارانہ آئل کمپنیاں ہیں جو چلا رہی ہیں۔ ہماری حکومتیں تو بہت چھوٹی ہیں، امریکہ کی حکومتوں کو جو آئل کمپنیاں چلا رہی ہیں وہ ان کی مینجمنٹ ایجنسیاں ہیں۔ وہاں کی حکومتیں عالمی سرمایہ دار کمپنیوں کی مینیجنگ ایجنسیاں ہیں، بڑی حکومتیں۔ ہم تو چھوٹے ہیں، کسی قطار شمار میں نہیں، ہم ان کے بھی ایجنسیاں ہیں۔ اور وہاں کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ عالمی سرمایہ داری کمپنیوں کی سیکورٹی ایجنسیاں ہیں، ہم تو کسی قطار شمار میں نہیں ہیں۔ ساری دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ مل کر عالمی سرمایہ داری کے
कंपनियों के मफादात की निगहबानी करती हैं, वो कैसे पाकिस्तान जैसे गरीब यतीम मुल्क के अंदर इतने बड़े ख़जानों को एक्सप्लोर करके आपके हवाले कर देंगे। इसलिए एक जोन को लेकर गए तो तालियां बजा रहे थे सारे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हो तालियां बजाओ, खुशहाली का 15 अरब डॉलर सालाना आपके पास एक बड़ा वो रकम आ रही है। जो आप तेल निकालने जा रहे हैं, फिर आपके पास वारे नियारे हो जाएंगे, आपके पास खजाने होंगे। ये कंपनियां कभी भी नहीं करने देंगी, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने शौकत खानम की फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क को चलाने के लिए इसी कौम से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। इतनी महंगाई तो ऑलरेडी करनी है, इन्हीं की खाल उतारेंगे और इन्हीं के हाथ में थमाएंगे। इमरान खान साहब अब भी कौम पर रहम करें, जो पहले कर रहे थे वही करें, शौकत खानम का इंतजाम देखें। पाकिस्तान के साथ इस तरह का खिलवाड़ पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, चेयरमैन नैब की बात करते हैं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जमहूरियत एहतसाब नहीं बल्कि अमाल की वजह से खतरे में आती है। जमहूरियत इंतकाम की वजह से खतरे में है और इस वक्त सियासी जमातों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और नैब के इंतकाम का। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब नैब है। नैब ने पाकिस्तान के लोगों से एतमाद छीना है, नैब ने पाकिस्तान के लोगों को क़ुव्वत इरादी छीनी है और नैब ने डिलीवर कुछ नहीं किया है। नैब ने क्या डिलीवर किया है? कितने लाकर पैसे पाकिस्तान के कौम के हवाले किए हैं कि हमने बाहर से इतनी लूटी हुई। चीन ने जब किया था और चीन से जब डॉलर आई थी तो इस सब पाकिस्तान चीन जो है 30 गुना ज्यादा अमेरिका से जो है फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व रखता है। 30 गुना। अमेरिका के पास 1 खरब डॉलर के अगर रिजर्व हैं तो चीन के पास 30 खरब डॉलर के रिजर्व हैं। कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर के लिए अपने तमाम मफादात का सौदा करना पड़ता है। और सियासी अदम इस्तेहकाम किसने? 3-4 साल से तो नैब ने पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है। पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ नैब और बिकॉज ऑफ दिस हुकूमत की जो नाअहली है, इसकी वजह से पाकिस्तान। साहब, आप कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन चेयरमैन नैब तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत से कोई डिक्टेशन नहीं ले रहा नैब। ये तो वो कह रहे हैं नैब अपनी मर्जी से कर रहा होगा, किसी और इशारे से कर रहा होगा, कहीं से भी कर रहा होगा, लेकिन नैब ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम क्या दिया है? पाकिस्तान के लोगों का एतमाद छीना है, पाकिस्तान के लोगों के ख्वाब छीने हैं, पाकिस्तान के लोगों की क़ुव्वत एतमादी खुद एतमादी छीनी। नैब ने सब कुछ छीन लिया है पाकिस्तान के लोगों से। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, डेरा गाजी खान में थाना कोट चट्टा का इलाका है बस्ती शाहानी, जो कि नो गो एरिया बन गया है। ये क्या मामला है लगारी साहब? जाहिर है एक कबायली झगड़ा है, एक किस्म का। शाहानी ख़ानदान के कुछ लोग हैं और एक पार्टी मुद्दई पार्टी है, वो जो है उसने मुकदमात किए हुए हैं, लोगों के घर जलाए गए हैं, लोगों को वहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको जो है वो बाकायदा पकड़ लिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वहाँ बूढ़ा एक मिठा खान है, उसको और उसकी बेगम है मुरादा बीवी, उसको इनको पकड़कर बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और सफाकाना तशद्दुद किया जा रहा है। पुलिस उनकी सरपरस्ती कर रही है और पुलिस जो है वो ये तक नहीं देख पा रही है कि वो एक इंसाफ का, एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम कायम करे और बेहतर इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम कायम किए बगैर और लोगों को इन्वेस्टिगेट किए बगैर। और ये जो इन्वेस्टिगेशन को थाने से अलग किया गया है, वो एक और कमाई का धंधा बन गया है और इस कमाई के धंधे की वजह से वो कोट छुट्टा का जो इलाका है उसके करीब जो बस्ती शाहानी है वो एक मुसीबत बनी हुई है। वहाँ लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी का चैन ख़त्म हो चुका है, लोग दर बदर फिर रहे हैं। कोई डेरा गाजी खान में है, कोई लाहौर में है, कोई इस्लामाबाद में। लोग अपने घरों में नहीं जाते हैं, उनके घर पीछे जला दिए गए हैं। ये सूरत हाल है। लेकिन लगारी साहब, मीडिया को विजिट कराने वाला जो फारूक शाहानी नाम का बंदा है, उसके भी घर पर मैं वही कह रहा हूँ, उसके घर पर गए, उस घर पर टार्चर किया गया और उसके वालिद को, बूढ़े वालिद को और वालदा को, दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो सामने आपको उसके विजुअल भी नजर आ रहे हैं किस तरह से ये सब जुल्म हो रहा है वहाँ पर और पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। ठीक। अच्छा लगारी साहब, रमज़ान में पान फरोशी 5 दिन कैद पाने वाले बेगुनाही साबित करने में 6 साल लग गए। 6 साल एक लंबा अरसा होता है। यह है हमारा निज़ाम अदल, यह है हमारा सस्ता इंसाफ, यह है हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार, यह है हमारा पूरे का पूरा निज़ाम अदल का एक खिलवाड़ जो हो रहा है कि एक शख्स को 5 साल की सज़ा, 5 दिन की सज़ा हुई और 5 दिन की सज़ा उसने भुगतने के बाद इस सज़ा के खिलाफ अपील की। 6 साल लगे, फिर उसके बाद कहा गया है कि ये मासूम है, इसने कोई ख़ता नहीं की है और उसकी जो सज़ा दी गई थी गलत है। यह है हमारा सिस्टम जो इतने अरसे के बाद, जो इतनी शहादतों के बाद, ये कत्ल के बाद जो तौबा होती है, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इंसान की
جو کچوکے لگتے رہتے ہیں جس انسان کو مسلسل سنگ ملامت بنا دیا جاتا ہے اور جس انسان کو جو ہے اس کی پوری شخصیت کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور 5 دن کی سزا میں اس کو اپنی عزت کی بحالی میں اتنی مدت لگتی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا نذیر لغاری صاحب۔ ناظرین، آج کے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے نذیر لغاری اور مہوش تبسم کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔